अब हम लोग इसमें करेंगे BCME का पूरा रिवीजन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक क्या होता है? किसी भी ब्रिक का नॉमिनल साइज क्या होता है? तो 20 × 10 × 10 होता है। क्या होता है? 20 × 10 × 10 नॉमिनल। याद रखना, स्टैंडर्ड नहीं, नॉमिनल। ब्रिक मेसनरी में हॉरिजेंटल जॉइंट को बेड जॉइंट कहते हैं। हॉरिजेंटल जॉइंट को बेड जॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब वैसे भी हमारा जो बेड होता है वो हॉरिजेंटल तो होता है, जैसे सोते हैं हम। और याद रखना, बेड जॉइंट की मोटाई हो चाहे वर्टिकल जॉइंट जिसे हेड जॉइंट कहते हैं, दोनों की 6 से 10 ही होती है mm। मैं ब्रिक मशीनरी में वर्टिकल जॉइंट को हेड जॉइंट कहते हैं। सही है यार। देखो, जो हॉरिजॉन्टल जॉइंट होता है उसको तो बेड जॉइंट कहते हैं, जिसकी मोटाई 6 से 10 mm होती है। और यहाँ पर ब्रिक मशीनरी में वर्टिकल जॉइंट जो होता है उसको हेड जॉइंट कहते हैं, उसे बेड, इसे हेड। वैसे भी हमारा जो सर होता है, सर हेड जो होता है, एक व्यक्ति का हेड जो होता है वो देखो ऊपर होता है, वर्टिकल होता है, वर्टिकल, इसे हेड जॉइंट कहते हैं। ठीक है, और हेड जॉइंट की मोटाई सेम वही रहती है जो बेड की होती है, 6 से 10 mm। तो क्या समझे? हॉरिजॉन्टल जॉइंट को बेड जॉइंट और वर्टिकल जॉइंट को हेड जॉइंट कहते हैं। दोनों की मोटाई सेम होती है 10। ब्रिक मशीनरी में लैप क्या होता है? लैप बोलते हैं दो लगातार वर्टिकल जॉइंट्स, दो लगातार वर्टिकल जोड़ों के बीच की छत दूरी। देखो, एक जोड़ ये रहा, एक जोड़ ये रहा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, यही हमारा होता है लैप। क्या? दो लगातार वर्टिकल जोड़ों के बीच की क्षैतिज दूरी ही लैप कहलाती है। कैसी दूरी? क्षैतिज दूरी। ईंट के किनारे को कहते हैं एराइज। जानते हो ना ईंट को? ईंट कैसी होती है? ईंट ऐसी होती तो होती है। और ये जो किनारा ना, ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा, इसे बोलते हैं एराइज। वैकल्पिक वर्टिकल जॉइंट्स का एक काल्पनिक रेखा में होना परपेंड कहलाता है। याद रखना इस चीज़ को, जब भी क्वेश्चन में पूछ बोल दे कि जो वर्टिकल जॉइंट हमारे हैं वो काल्पनिक रेखा में आ रहे हैं, काल्पनिक रेखा पढ़ा जाए ना, उसे परपेंड बोलते हैं। क्योंकि परपेंडिकुलर रेखा जो होती है, परपेंड रेखा जो होती है वो काल्पनिक होती है। ठीक है, जब ईंट की चौड़ाई को आधा करके काटा जाता है, ठीक है, तो मतलब देखो, ये ईंट होती है, बताया था ना मैंने। एक सेकंड, देखो, ये ईंट होती है ईंट। अब ये कह रहा है जब ईंट की चौड़ाई को आधा करके काटा जाता है, तो जैसे लंबाई हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये लंबाई हो गई पूरी, ये होती है 19 लंबाई, ये वाली। ठीक है, और ये होती है इसकी चौड़ाई 9, और ये होती है मोटाई चारों तरफ 9, यहाँ भी 9। ठीक है, 9, ऐसे करके 9 चारों तरफ होती है। तो अब ये कह रहा है ईंट की चौड़ाई को आधा कर दिया जाए, तो भाई लंबाई तो वही रहेगी ना 19, चौड़ाई कर दी आधी, और मोटाई वही रहेगी 9। ठीक है, तो समझ में आई बात? जब ईंट की चौड़ाई को आधा कर देंगे तो उसे बोलेंगे हाफ क्वीन क्लोजर। और हाफ क्वीन क्लोजर का साइज होता है 19 × 4.5 × 9। आई बात समझ? हाफ क्वीन क्लोजर में आपको चौड़ाई आधी करनी पड़ेगी, बस 4.5 9 की। ठीक है, बाकी सब वही रहेगा। जब ईंट की लंबाई और चौड़ाई को आधा काटा जाता है, दोनों ही आधे कर दिए भाई, जब ईंट की लंबाई को भी आधा कर दिया जाए और चौड़ाई को भी आधा कर दिया जाए, ठीक है, तो आप सोचिए ईंट का साइज़ क्या होता है 19 × 9 × 9। वो क्या बोला है? ईंट की लंबाई को आधा, मतलब 19 का आधा कितना होता है? 9.5। फिर बोला चौड़ाई को आधा, तो 9 का 4 आधा क्या होता है? 4.5, और मोटाई वही रहेगी, ये तो दिया है। ठीक है, 9.5 4.5 9, उसे बोलते हैं क्वार्टर क्वीन क्लोजर। आई बात समझ? जब भी क्वेश्चन में बोल दे कि लंबाई को भी आधा कर दो, चौड़ाई को भी आधा कर दो, तो इनको क्या बोलेंगे? क्वार्टर क्वीन क्लोजर। और जब बोल देगा सिर्फ चौड़ाई को आधा कर दो, तो बोलेंगे हाफ क्वीन क्लोजर। दरवाज़ा और खिड़कियों, वीडियो पॉज करके याद कर लो पहले तो। ठीक है, देखो, दरवाज़ा और खिड़कियों के कोनों पर उपयोग की जाने वाली ईंट जो होती है क्वीन क्लोजर। याद रखना, कोई बोल दे दरवाज़ा बना हुआ है
ये हमारी विंडो बनी हुई है, ठीक है। इसके कॉर्नर पर ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये साइड के कॉर्नर, ये कोने जो है, ये कोने, चारों कोने, इन कॉर्नर पर जो ईंट लगती है ना भाई, वो किंग क्लोजर होती है। कौन सी? किंग। ठीक समझो, किंग जो होता है ना, किंग, वो हमेशा कॉर्नर पर खड़ा होता है बचाने के लिए। आधी ईंट जिसे बैट बोलते हैं, आधी ईंट को क्या बोलते हैं? बैट। तो आधी ईंट का साइज क्या होता है भाई? 9.5 गुणा 9 गुणा 9, ठीक है ना। आधी ईंट का साइज क्या होता है? 9.5 9 9, 9.5 9 9, इसे बैट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कोई कहाँ चला गया? ईंट चिनाई में सीमेंट मोटर क्या लेते हैं भाई? 1 4 1 5 1 6। घर में जो चिनाई होती है दीवार की, उसमें मोटार का रेशियो क्या होता है? 1 4 1 5 1 6, ठीक है। नेक्स्ट, और चूना मसाले से चिनाई करेंगे तो 1 2 मसाले रहते हैं। लाइम मोटार का यूज चूना मसाले के प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जब नींव और हल्की संरचना बनानी हो, जब आपको फाउंडेशन बनानी हो और उसकी लाइट स्ट्रक्चर बनानी हो कोई भी, तो फाउंडेशन में और लाइट स्ट्रक्चर में हमेशा लाइम मोटार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, लोड बियरिंग वॉल, मतलब ऐसी दीवार जिस पर वज्र आ रहा है, ठीक। और सामान्य संरचना के लिए कौन सा मोटार प्रयोग करते हैं? सीमेंट मोटार का। भाई सिंपल सी बात है। आप जो सामान्य संरचना वाले कार घरों को बनवाते हो, या फिर लोड बियरिंग वॉल, जिस दीवार पर बहुत वजन आ रहा है, वहाँ पर सीमेंट का यूज़ करोगे, किसका यूज़ करोगे? सीमेंट मोटार का, क्योंकि लैम का तो सस्ता होता है, हल्का होता है। ईंट चिनाई से पहले ब्रिक को कितने समय के लिए पानी में डुबो कर रखते हैं? 24 घंटे, सॉरी 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 4 घंटा। ईंट की चिनाई से पहले ब्रिक को 4 घंटे के लिए पानी में डुबोते हैं। नेक्स्ट, ब्रिक मशीनरी में जॉइंट की अधिकतम चौड़ाई होती है 1 सेंटीमीटर। ब्रिक मशीनरी में जो जॉइंट बनता है, जॉइंट, उस जॉइंट की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। कैसे? देखो, ये मान लो ब्रिक है, ये दीवार बन रही है हमारी, ठीक है, ईंटें लगी हुई हैं, ये देखो, ये हमारी दीवार बन रही है। तो अब ये कह रहा है ब्रिक मशीनरी में जॉइंट की अधिकतम मोटाई, तो जॉइंट है ना, ये बना दो, ये वाला जॉइंट, ये जॉइंट, इसकी मोटाई, मसाले जो मसाला भरते हैं, उस मसाले भरने की जो मोटाई होती है जॉइंट की, 1 सेंटीमीटर होती है। एक दिन में एक मिस्त्री 1.5 से लेके 2 मीटर तक ऊंची दीवार बनाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 1.5 से 2 मीटर से ज़्यादा नहीं बनानी चाहिए। नेक्स्ट, द आंसर तो इसका 1.5 मीटर होता है। एक दिन में एक मिस्त्री 1.5 मीटर ऊंची दीवार बनाता है, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता। चिनाई को कम से कम कितने दिन तक तराई करनी चाहिए? जो चिनाई होती है ना ब्रिक मशीनरी की, उसको कम से कम 7 दिन तक आपको तराई करनी चाहिए। नेक्स्ट, ब्रिक मशीनरी में मैक्सिमम और मिनिमम लैप कितने लेते हैं? चढ़ाव। ब्रिक मशीनरी में मैक्सिमम लैप लेते हैं 1/4 और मिनिमम लेते हैं 1/2। भाई मैक्सिमम क्या है? 1/4 है, और मिनिमम में इसका आधा कर दो, 1/2। रेनफोर्समेंट ब्रिक मशीनरी, रेनफोर्समेंट ब्रिक मशीनरी क्या होती है? जब ईंट की चिनाई की दीवार में हम सरिया डालते हैं, सरिया, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट ब्रिक मशीनरी में जोड़ की मोटाई, याद रखना, 3 सेंटीमीटर लेते हैं, और इसमें मसाला जो लेते हैं ना, 1 3 का लेते हैं। आई बात समझ? जो रेनफोर्समेंट ब्रिक मशीनरी बनाते हैं, तो वहाँ पर जो जॉइंट आता है, उस जॉइंट की मोटाई 3 सेंटीमीटर और मसाला 1 3 का प्रयोग करते हैं। लोड बेयरिंग वॉल की कम से कम थिकनेस क्या होती है? जिस दीवार पर लोड आ रहा है ना, उसकी कम से कम थिकनेस लेंगे 20 सेंटीमीटर। ब्रिक मशीनरी को कितने घंटे तक वर्षा के पानी में ब्रिक मशीनरी को कितने घंटे तक वर्षा के पानी से बचाना चाहिए? 12 घंटे तक कम से कम। भाई नई नई दीवार चुनी गई है आपकी, तो कम से कम 12 घंटे तक उसको पानी से बचाओ, बारिश से। ब्रिक मशीनरी में लंबी दीवार में कितने अंतराल पर एवं कितना मोटा एक्सपेंशन जॉइंट डालते हैं? या रट रट लेना इसको। भाई ब्रिक मशीनरी में अगर आप जो लंबी दीवार होती है, ठीक है, उसके 30 से 45 मीटर के बाद उसमें रेनफोर्समेंट डाला जाता है या एक्सपेंशन जॉइंट डाला जाता है, ठीक है, और इसकी मोटाई 15 mm होती है। नेक्स्ट, ब्रिक मशीनरी में कोई निरंतर ऊर्ध्वाधर जोड़ नहीं आना चाहिए भाई। जैसे मान लो ये दीवार बनी है, हमारी दीवार है, अब हमारा पहला रद्दा यहाँ से चला, दूसरा ये चला, तीसरा, एक सेकंड, देखो,
ये दीवार है, तो एक रद्दा, दो रद्दा, ठीक है, अभी चल रहा है। अब पहला रद्दा हमें ईंटें बिछा दी हमने ऐसे, बिछ गई। अगला जो रद्दा है ना, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, ये वर्टिकल जॉइंट ऐसे नहीं बनना चाहिए, दीवार ऐसे फट जाएगी इधर, इसलिए आगे पीछे होनी चाहिए। भाई बस समझ, यही कहना चाह रहा है। तो ब्रेक मैसेज में कोई भी निरंतर ऊर्जा जोड़ नहीं होना चाहिए। आगे देखो, ये कह रहा है हर्टिंग किससे करनी चाहिए। हर्टिंग हमेशा हेडर से करनी चाहिए। देखो हर्टिंग हेडर एक जैसा लग रहा है। जो हर्टिंग करते हैं ना, वो हेडर से की जाती है। ईंट का एक टुकड़ा जो ईंट के रद्दों के एंड में बंधन को बंद करने के लिए यूज किया जाता है। ये कह रहा है नेक्स्ट है ईंट का एक टुकड़ा होता है ये, ठीक है, जो ईंट के रद्दों के एंड में लगा देते हैं बंधन के रूप में, ताकि ईंट के देखो दोबारा देखो, ईंट का एक टुकड़ा जो ईंट के रद्दों के एंड में बंधन को बंद करने के लिए लगाते हैं। बंद करना मतलब क्लोज कर देना, तो क्लोजर लगाते हैं। जैसे देखो ये है, ये दीवार बनी हुई है, ठीक है, अभी चिनाई बन रही है। अब हमको चाहते हैं इसके आगे चिनाई ना हो, बंद करना है, तो यहाँ पे कैसा रद्दा लगा देंगे, बंद कर देंगे इसको, इसे बोलते हैं क्लोजर। ईंट को दो बराबर भागों में लंबाई में काट देना। भाई ईंट है, ठीक है, अब ईंट हमारी कैसी है, ये ईंट बनी हुई है। अब ईंट को लंबाई में ऐसे दो हिस्सों में काट देना, ये हमारी क्वीन क्लोजर कहलाती है। नेक्स्ट, और किंग क्या होता है, किंग होता है ये देखो, ये ईंट है, ठीक है, यहाँ से ऐसे तिरछा काट देना ट्रायंगल शेप में। ईंट के त्रिकोणीय हिस्से को इस तरह काटना कि आधा हेडर और आधा स्ट्रक्चर बगल के कटे हुए फेस पर दिखे, ठीक है ना, उसे किंग क्लोजर कहते हैं। आधी चौड़ाई, क्या कह रहा है, चौड़ाई आधी होनी चाहिए लेकिन पूरी लंबाई होनी चाहिए। इस त्रिकोण हिस्से को क्या कहते हैं, बेवल्ड क्लोजर। देखो इस तरह से ईंट बनी है, यहाँ से चौड़ाई हमने आधी कर दी। देखो यहाँ चौड़ाई आधी है कि नहीं, भाई चौड़ाई पूरी होनी चाहिए थी, आधी है बस, यहाँ तक बस आधी चौड़ाई काट दी, लेकिन लंबाई पूरी है, ठीक है। और यही ट्रायंगल बन जाता है, ट्रायंगल। तो यही हमारा हो जाए बेवल्ड क्लोजर। आधी चौड़ाई लेकिन पूरी लंबाई के त्रिकोणीय हिस्से को बेवल्ड क्लोजर कहते हैं। ईंट के त्रिकोणीय भाग को उसकी चौड़ाई से ईंट की लंबाई के साथ 45 से 60 डिग्री कोण पर काटना। बस इसमें ये याद रखो, जब भी किसी भी ईंट को एंगल पे काट रहे हो 45-60 के, तो उसे मिटेड क्लोजर कहते हैं। हम खत्म बात। नेक्स्ट, गोल कोण के साथ ढली हुई ईंट क्या कहलाती है। भाई गोल कोण के साथ, जब मान लो ईंट ये हमारी, अब ये हमारी ऐसे करके यहाँ से गोल कर दी जाए, इसे बोलते हैं बुलनोज। गोल कोण के साथ ढली हुई ईंट। एक ईंट की ढलाई जिसके सिरे पर डबल बुलनोज होती है। आई बात समझ, कैसे, ऐसे है, यूं यूं, और इधर से भी गोल, देखो इस तरह, ये ईंट है कोई, मान लो इधर से भी गोल, इधर से भी गोल, ये डबल बुलनोज होती है, इसे बोलते हैं कावनोज। एक ईंट की ढलाई जिसके सिरे पर डबल बुलनोज होती है। एक बुलनोज का मतलब क्या होता है, एक सिरा गोलाकार। डबल नोज का मतलब क्या हो गया, दोनों सिरे गोलाकार, तो कावनोज बोलते हैं उसको, कावनोज। नेक्स्ट, ईंट की लंबाई के 3/4 भाग को एक तरफ और 1/2 लंबाई को दूसरी तरफ से काटना। भाई आपने क्या किया, ये ईंट है, अब इस ईंट का यहाँ से 3/4 भाग काट दिया, इधर से 1/2 भाग काट दिया, तो इसकी जो बचती है ना, उसे कहते हैं बेवल्ड बैट। क्या बोलते हैं भाई, रद्दा तो बचा, वो आधा बच गया ना बैट, तो कैसा बेवल्ड बैट, क्या हो जाएगा, बेवल्ड बैट। जब सामने से देखने पर इसमें लगी ईंटों की लंबाई दिखे तो स्ट्रेचर बोलते हैं उसको, और सामने देखने पर ईंटों की चौड़ाई दिखे तो वो, मतलब देखो याद रखना, सामने से देखने पर आपको ईंट की लंबाई दिख रही है, उसकी मोटाई दिख रही है, तो ये स्ट्रेचर हो जाएगा। और सामने से देखने पर इधर से इसकी चौड़ाई दिख रही है, ठीक है, और मोटाई दिख रही है, तो वो हो जाएगा हमारा हेडर। स्ट्रेचर बॉन्ड में दीवार की मोटाई हमेशा आधी ईंट मोटी, रट लो इस क्वेश्चन को। स्ट्रेचर बॉन्ड में दीवार की मोटाई आधी ईंट मोटी बनाते हैं, आधी ईंट मोटी। स्ट्रेचर बॉन्ड जो है नॉन लोडिंग वॉल होती है। भाई स्ट्रेचर बॉन्ड पर लोड नहीं आता है, स्ट्रेचर बॉन्ड में जो चिनाई किया है दीवार की, उस दीवार पर लोड नहीं आता है, नॉन लोडिंग वॉल बनती है स्ट्रेचर बॉन्ड से। नेक्स्ट,
गोलाकार दीवारों के लिए अपनाई गई बॉन्ड। गोलाकार दीवार मतलब मान लो ये कुआं है, ये कुआं बना हुआ है, ठीक है। अब कुएं के चारों तरफ ईंटें बिछाएंगे तो गोल बिछाएंगे ना भाई, ताकि इसका फेस ऐसे ऐसे रहे, चौड़ाई कम रहे। ऐसे तो बिछाएंगे नहीं इसमें लंबी लंबी, तो गोलाई बनी भी नहीं पाएगी स्ट्रक्चर में। तो हेडर बॉन्ड की चाल में हमेशा गोलाकार दीवार बनाई जाती है। गोलाकार दीवारों के लिए क्या यूज़ करते हैं बॉन्ड? हेडर बॉन्ड। स्ट्रक्चर बॉन्ड में दीवार की कम से कम मोटाई लेते हैं 90 mm, क्योंकि अभी बोला था ना मैंने, तो आधी ईंट मोटी मतलब 9 सेंटीमीटर। स्ट्रक्चर बॉन्ड में दीवार की मोटाई 9 सेंटीमीटर में लेते हैं या 10 सेंटीमीटर में, याद रखना 9 सही है। स्ट्रक्चर बॉन्ड में दीवार की कम से कम मोटाई 90 mm या 9 सेंटीमीटर। हेडर बॉन्ड में दीवार की मोटाई क्या लेते हैं? 190 mm। दोनों समझ में आया कि नहीं? मतलब 19 सेंटीमीटर। क्योंकि हेडर बॉन्ड में जो दीवार की मोटाई लेते हैं ना, एक ईंट मोटी लेते हैं दीवार, और स्ट्रक्चर में आधी ईंट मोटी लेते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर बॉन्ड में लेंगे 90 mm की मोटी दीवार, हेडर में लेंगे 190 mm की। इस चाल में एक ही रद्दे में, याद रखना रद्दा एक ही है, ये वाला एक रद्दा है, एक ही रद्दे में अल्टरनेट तरीके से हेडर फिर स्ट्रक्चर, फिर हेडर फिर स्ट्रक्चर, ऐसे करके आता रहता है, तो उसे बोलते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। एक ही रद्दा बोला ना, एक ही रद्दा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो क्या कह रहा है। फ्लेमिश चाल में हेडर वाले रद्दे में कोनिया के बाद क्वीन क्लोजर लगाते हैं, रट लेना। जो फ्लेमिश चाल में जो पड़ी थी अभी, इसमें जो हेडर आता है ना, हेडर वाले रद्दे में कोनिया के बाद क्वीन क्लोजर लगाते हैं, सही है भाई। कोनिया की फ्लेमिश चाल अंग्रेजी चाल से अधिक सुंदर होती है, बट कमज़ोर भी होती है। जो फ्लेमिश चाल होती है ना, वो अंग्रेजी चाल की तुलना में सुंदर तो होती है, लेकिन कमज़ोर भी होती है। नेक्स्ट, जब दीवार की बाहरी फलक पर फ्लेमिश चाल हो और भीतरी फलक पर कोई दूसरी चाल हो या इंग्लिश चाल हो, उसे सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कहते हैं। और यहीं पर अगर बोल दे कि दीवार की बाहर और अंदर दोनों तरफ फ्लेमिश चाल है, उसे डबल फ्लेमिश चाल बोल देते हैं। नेक्स्ट देखो है, दीवार की बाहरी और भीतरी दोनों फलकों में फ्लेमिश बॉन्ड हो तो वो डबल फ्लेमिश कहलाता है। नेक्स्ट, जब सामने से देखने पर दीवार के एक रद्दे में सभी हेडर तथा उसके ऊपर वाले रद्दे में सभी स्ट्रक्चर दिखाई दे तो इंग्लिश बॉन्ड होती है। बस सिंपल सी बात है। सामने से देखने पर ये दीवार बनी हुई है, सामने से देख रहे हैं तो सामने देखने पर एक रद्दे में तो आपको हेडर दिख रहा है, एक में आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर बड़ा बड़ा, तो ये क्या हो जाएगी? इंग्लिश बॉन्ड। सभी राजकीय निर्माणों में कौन सी चाल प्रयोग करते हैं? इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में जॉइंट की ओवरलैपिंग किससे कम नहीं होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर। इंग्लिश बॉन्ड में जॉइंट की ओवरलैपिंग क्या होती है? 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, यह बॉन्ड इंग्लिश बॉन्ड का सुचारू रूप है। यह बॉन्ड इंग्लिश बॉन्ड का सुचारू रूप है तथा यह दीवार की अपीयरेंस में सुधार करने व ब्यूटी के लिए होता है, तो इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चाल में 3 से 5 स्ट्रक्चर रद्दों के बाद एक हेडर रद्द आता है। बहुत बढ़िया, उसे बोलते हैं इंग्लिश वॉल, गार्डन वॉल इंग्लिश बॉन्ड। देखो ऐसे, ये मान लो दीवार बनी हुई है, ठीक है। इसने क्या कहा? 3 या 5, 3 मान लो, 3 स्ट्रक्चर के बाद देखो एक स्ट्रक्चर, तो 3 रद्दे हो गए, तो स्ट्रक्चर 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 स्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी थोड़ा लंबा लंबा दिख रही है ना। अभी हमारे 3 रद्दे स्ट्रक्चर के आगे, इसके बाद एक हेडर कहा जाएगा, पास 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 पास। ये हमारी होती है इंग्लिश वॉल, गार्डन वॉल इंग्लिश वॉल, ठीक है। गार्डन वॉल इंग्लिश बॉन्ड। नेक्स्ट, इस प्रकार की चाल में स्ट्रक्चर ईंटों का यूज बेड की बजाय किनारे पे करते हैं। आई बात समझ? इस चाल में आप स्ट्रक्चर ईंटों का प्रयोग तली पर नहीं करोगे, किनारों पर करोगे। यह चाल स्ट्रेंथ में कमजोर होती है लेकिन इकोनॉमिकल होती है। इसे बोलते हैं सिल्वर लॉक बॉन्ड या ब्रिक ऑन एज बॉन्ड या शोल्डर बॉन्ड। तीनों नाम याद रखना, शोल्डर बॉन्ड, ब्रिक ऑन एज, क्योंकि उसने बोला है किनारों पर लगाते हैं, एज मैंने किनारा होता है, ठीक है। और सिल्वर लॉक बॉन्ड, इसमें स्ट्रक्चर ईंटों को बेड की बजाय किनारों पर लगाते हैं। नेक्स्ट, इसका यूज गार्डन वॉल, कंपाउंड वॉल आदि में करते हैं। इस बॉन्ड में सतत कैविटी बनाई जाती है, उसे सिल्वर लॉक बॉन्ड कहते हैं।
भाई इसमें खलिज छोड़ते हैं। और ये गार्डन वॉल कंपाउंड में यूज़ की जाती है। सिल्वर लॉक बॉन्ड होता है वो जो पढ़ रहे थे। नेक्स्ट, इंग्लिश बॉन्ड का सुधार रूप होता है डच बॉन्ड। नेक्स्ट, प्रत्येक स्ट्रक्चर कोर्स कोनिया पर 3/4 बेड से शुरू होता है, उसे ही डच बॉन्ड कहते हैं। ध्यान दो, प्रत्येक स्ट्रक्चर कोर्स जो है ना वो कोने पर 3/4 बेड शुरू होता है। जैसे मान लो ये हमारा स्ट्रक्चर का रद्दा है, स्ट्रक्चर कोर्स है लंबी लंबी, ठीक है। अब ये कह रहा है प्रत्येक स्ट्रक्चर कोर्स कोनिया पर, मतलब कोने पर, ठीक है, 3/4 बेड से शुरू होगा। ये वाला इतने से, मान लो ये अगला हमने रद्दा लगाया स्ट्रक्चर का है, तो ये स्ट्रक्चर रद्दा है ना, शुरू होने से पहले 3/4 बेड लगाया जाएगा एक, इसके बाद स्ट्रक्चर लगाए जाएंगे। ये बात समझ, इसे बोलते हैं डच बॉन्ड। नेक्स्ट, यह चाल मोटी दीवारों में यूज की जाती है। यह चाल मोटी दीवारों में यूज की जाती है और दीवार के बाहरी स्ट्रक्चर के बीच की जगह में ईंटों को नत दिशा में रखा जाता है। बस इतना बहुत है इसमें कि भाई पहली बात तो ये मोटी दीवार में यूज की जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़, ईंट में इसको नत दिखाते हैं, नत इंक्लाइंड, झुका हुआ, तो उसे रैकिंग बॉन्ड बोलते हैं, रैकिंग बॉन्ड। नेक्स्ट, डायग्राम लगा देखो, ईंटों को 45 डिग्री पर इस प्रकार रखा जाता है कि श्रृंखला के बाहरी कोने स्ट्रक्चर की बाहरी रेखा के संपर्क में रहें। मतलब इसमें आप 45 डिग्री पे ईंटों को झुका के रखते हो, उसे बोलते हैं डायगोनल बॉन्ड। नेक्स्ट, इस चाल में ईंटों को दीवार की मोटाई के केंद्र से, देखो इस तरह से, ये दीवार हमारी है और सेंटर से, यहाँ से, चलो ऐसे नहीं तो ऐसे मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो। इस सेंटर से देखो, दीवार की मोटाई के केंद्र से दो विपरीत दिशाओं में 45 डिग्री पर बनाते हैं। देखो इस तरह से देखा होगा ब्रेक, ठीक है, ऐसे बनाते हैं ना तिरछी, तो ये होती है हमारी हेरिंग बोन बॉन्ड। 45 डिग्री सेंटर, इसमें सेंटर लाइन बढ़ाता है, सेंटर लाइन। देखो इससे पहले वाले में क्या था, 45 डिग्री था लेकिन सेंटर लाइन इसमें नहीं बनाते, ये डायगोनल हो जाता है। यहाँ पर क्या है, 45 डिग्री जो है स्टार्ट करते हैं ना, झुकी हुई ईंट है वो एक सेंटर, देखो यहाँ पे लिखा होगा केंद्र से, सेंटर रेखा से विपरीत दिशा में चलता है, हेरिंग बोन बॉन्ड। नेक्स्ट, प्रत्येक अल्टरनेट रद्दे में, अल्टरनेट रद्दा में क्या होता है जानते हो, जैसे ये एक रद्दा हो गया, इसके बाद अल्टरनेट दूसरा रद्दा इसके ऊपर हो, ये अल्टरनेट बोलते हैं। प्रत्येक अल्टरनेट रद्दे में ईंटों की दिशा बदल दी जाती है, तो जो बोलते हैं हेरिंग बोन बॉन्ड। यह चाल हेरिंग बोन बॉन्ड के समान होती है। ओके, इस चाल का यूज ईंट फर्श में सजावटी पेड़ बनाने में करते हैं। भाई ईंटों का जो फर्श बिछाते हैं ज़मीन पर, ईंटों का फर्श बनाते हैं ना, उसमें यूज़ करते हैं। और ये हेरिंग बोन बॉन्ड जैसी होती है, मतलब कैसी, डायगोनल होती है, झुकी हुई होती है, उसे बोलते हैं जिग जैग। देखा होगा तुमने स्क्रीन उसमें, इस तरह से कैसे होती है ये, ठीक है, जिग जैग। नेक्स्ट, इस प्रकार की चाल का यूज बगीचों की दीवारों में, चार दीवारों के निर्माण में, ठीक है, करते हैं, जहाँ दीवार की मोटाई 1 ईंट मोटी होती है और ऊंचाई 2 मीटर से अधिक नहीं हो, तो उसे बोलते हैं गार्डन वॉल बॉन्ड। भाई खुद से बोल दिया, बगीचे की दीवार बनाते हैं, बगीचे की दीवारों में, ठीक है, बगीचे की दीवार बनानी हो, 4 दीवारी बनानी हो, तो वहाँ पर गार्डन वॉल बॉन्ड यूज करते हैं। लेकिन कंडीशन एक है, यहाँ पर दीवार की मोटाई 1 ईंट मोटी होती है और दीवार की हाइट 2 मीटर होती है। नेक्स्ट, गार्डन वॉल फ्लेमिश बॉन्ड का दूसरा नाम हो जाएगा स्कॉच या बर्जर बॉन्ड, सुजैक्स बॉन्ड, ठीक है। गार्डन वॉल फ्लेमिश बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, स्कॉच। नेक्स्ट, प्रत्येक कोर्स में 2 लगातार स्ट्रक्चर के बाद एक हेडर, देखो इस तरह से, प्रत्येक कोर्स में, एक कोर्स दूसरा कोर्स, प्रत्येक कोर्स में 2 लगातार स्ट्रक्चर, तो एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के बाद एक हेडर आ जाता है, एक हेडर आ जाएगा, ठीक है, हेडर, तो उसे बोलते हैं गार्डन वॉल मॉन्क बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट, यह दीवार के फेस के लंबवत जोड़ होता है, दीवार के फेस के लंबा जोड़ होता है जो अल्टरनेट कोर्स के वर्टिकल जॉइंट के नीचे ऊपर होता है, तो ये हमारा वो हो जाएगा ना, परपेंड। नेक्स्ट, दीवार के फेसिंग और बैकिंग के बीच के भाग को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हर्टिंग, भरत। दीवार के हर्टिंग और फेसिंग वाले भाग को क्या कहते हैं, भरत। नेक्स्ट,
भविष्य में चिनाई के कार्य को जोड़ने के उद्देश्य से अल्टरनेट कोर्स में छोड़ी गई ईंटें कहलाती हैं टूथिंग। आई बात समझ। जैसे मान लो ये दीवार हमारी है, ये बन रही थी, ऐसे करके ईंटें निकल रही थी, बात देखा होगा तुमने, तो ये इसे बोलते हैं टूथिंग। जब दो दीवारें अपने सिरों पर मिलकर समकोण बनाती हैं, जैसे मान लो एक दीवार इधर से आई, एक दीवार इधर से आई, तो यहाँ पे एक 90 का एंगल बन गया, नहीं बन गया भाई? ये दो दीवार चल रही ना, तो जब दो दीवारें अपने सिरों पर मिलकर 90 डिग्री समकोण बनाती हैं तो उसे एल जंक्शन बनते हैं। एल देखो, एल बन गया, एल जंक्शन। जब एक दीवार दूसरी दीवार से समकोण पर आकर जुड़ती है, बट किनारे पे नहीं, देखो इस तरह से एक दीवार ऐसी जा रही थी, दूसरी दीवार ऐसे आ गई, किनारा नहीं है, बीच में जुड़ रही है, उसे बोलते हैं टी जंक्शन। बनेगा टी जंक्शन, देख लो। जब दो दीवारें समकोण से भिन्न कोण में मिलती हैं, जो न्यून कोण अथवा अधिक कोण हो सकता है, उसे कहते हैं वी या असमकोण। जब चार दीवार एक स्थान पर आकर मिलती हैं तो उसे क्रॉस जंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार के जॉइंट का यूज डॉट, गैबल और कोपिंग में करते हैं? तो रिवेटेड और लैप जॉइंट। भाई डॉट, गैबल और कोपिंग में कौन सा जॉइंट प्रयोग करते हैं? रिवेटेड या लैप जॉइंट। नेक्स्ट, ये देखो कौन जॉइंट है, ये है रिवेटेड जॉइंट। कैसा जॉइंट? रिवेटेड। कैसे? इसमें क्या होता है, एक पत्थर ये हमारा, एक पत्थर ये है, इसमें यहाँ खांचा काटते हैं ऐसे करके, ठीक है, दूसरे पत्थर को जोड़ देते हैं। आई बात समझ? तो इसे बोलते हैं रिवेटेड जॉइंट, या इसमें जो आकृति एस जैसी बनती है, एस, रिवेटेड जॉइंट में। नेक्स्ट, पत्थर के फर्शों में, छतों, चौकों में, जो पत्थर के हमारे पत्थर जो मार्केट से लेके आते हैं, चौक लेके आते हैं, पत्थरों के फर्शों व छतों के चौकों, देखा होगा तो ऐसे ऐसे पत्थर आते हैं मार्केट से, संगमरमर के, बालू पत्थर के। तो इन पत्थरों को जोड़ के जो फर्श बनाया जाता है ना, उसमें कौन सा जॉइंट यूज करते हैं? बट जॉइंट या स्क्वायर जॉइंट। और बट जॉइंट कैसा होता है? तो ये पत्थर, एक पत्थर ये था, एक पत्थर ये था, दोनों को जोड़ा हमने ऐसे सटा के, दोनों के बट जोड़ दिए तो ये बट जॉइंट हो जाएगा। किस जॉइंट में तिरछी झिर्री काटकर उसमें सीसा और सीमेंट मसाला भरा जाता है? जैसे मान लो ये है, ठीक है, यहाँ पर झिर्री काट के इसमें मसाला भर दिया जाता है, तो इसे प्लग जॉइंट बोलते हैं। प्लग, चित्र में देखो, आगे देख रखा है, देखो ये दे रखा है प्लग। किस जॉइंट का यूज पत्थर की सीढ़ी में करते हैं? ठीक है, लैंडिंग की स्लैब में बनाया जाता है। भाई जीने में जो होता है, लैंडिंग जो होती है, उसमें कौन सा जॉइंट प्रयोग करते हैं? ठीक है, या पत्थर की सीढ़ी में कौन सा जॉइंट प्रयोग करते हैं? तो टंग एंड ग्रूव जॉइंट। चित्र में देख सकते हो, एक जीव सी निकली हुई है, देखो यहाँ पे अंदर ऐसे करके जीव निकली हुई है अंदर, ठीक है, उसे पता जुड़ा हुआ है, तो ये जो है ना, इसे टंग या ग्रूव जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट, यह जोड़ एक ब्लॉक के दूसरे ब्लॉक पर से फिसलने से रोकता है तथा जोड़ का खांचा 3 से 4 सेंटीमीटर गहरा रखा जाता है। इस तरह से मान लो ये कोई पत्थर है, अब इस पत्थर हमने क्या बना दिया, इसमें एक हमने खांचा बना दिया 3 से 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये खांचे में आके दूसरे पत्थर की चोंच घुस जाएगी, देखो दूसरे पत्थर घुस गया अंदर, सेट हो गया। तो ये होता है हमारा टेबल एंड बेड जॉइंट। चित्र में देखो बना हुआ है, इसे बोलते हैं टेबल बेड जॉइंट। ये क्या होता है, एक पत्थर दूसरे को फिसलने से रोकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, पत्थर की चिनाई में प्रयुक्त ऐसा एकल पत्थर जो दीवार की पूरी मोटाई को ढांप लेता है, मतलब ये दीवार के आर पर निकल जाता है, ठीक है, और दीवार के दोनों फलकों को आपस में बांध देता है और दीवार को मदद से फटने से रोकता है, उसे बोलते हैं धुर पत्थर या थ्रो स्टोन। बातें की है, पत्थर की चिनाई में कितने अंतराल पर थ्रो स्टोन या धुर पत्थर डाला जाता है? 1 से 2 मीटर की हाइट पर। भाई 1 से 2 मीटर जब हाइट हो जाती है पत्थर चिनाई की, वहाँ पर एक धुर पत्थर लगा जाता है, थ्रो स्टोन। नेक्स्ट, यह चिनाई नदी तल अथवा समुद्र के किनारे से प्राप्त कोबल और फ्लिंट से की जाती है। इसकी चौड़ाई और मोटाई 7.5 से 1.5 सेंटीमीटर, लंबाई 15 से 3 सेंटीमीटर बदलती है
उसे फ्लिंट मशीनरी बोलते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है फ्लिंट बना रहा है। देखो वैसे भी ये देखो, ऐसे छोटे बड़े ऐसे पत्थर के टुकड़े लाते हैं, गोल 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 गोल, देखा होगा आपने। महादेव, जैसे कोई महादेव बना देता है उसको, तो इन छोटे छोटे पत्थरों से जो चिनाई की जाती है उसे फ्लिंट मशीनरी बोलते हैं। पत्थर की बाहरी दीवारों को आकर्षक बनाने के लिए यह चिनाई अपनाई जाती है। इसमें पत्थरों को बहुत बहुभुजाओं वाले खंडों में काट कर लगाते हैं, जैसे पॉलीगन। पॉलीगन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। तो पॉलीगन शेप के पत्थर होते हैं बहुभुजाओं वाले। जैसे मान लो कोई पत्थर है ऐसा है, कोई पत्थर ऐसा है, ठीक है, कोई पत्थर ऐसा है, कोई पत्थर ऐसा है, तो बहुभुजा वाले हो गए ना। इनसे जो पत्थर चिनाई बन की जाती है, मतलब डेकोरेशन पर्पज से, उसे पॉलीगन स्टोन मशीनरी कहते हैं। नेक्स्ट, पॉलीगन स्टोन मशीनरी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कैंटिस रैग। कैंटिस पत्थर के सामने दिखने वाले किनारों को 45 डिग्री पर चैम्फरिंग, देखो उस वर्ड आगे कौन सा? चैम्फर करके, चैम्फरिंग करके बेवल्ट बात एक होती है, चैम्फरिंग के लो बेवल्ट के लो। तो पत्थर के सामने वाले दिखने वाले किनारे को 45 डिग्री पर चैम्फरिंग करके ढालदार बनाया जाता है और चिनाई में यूज करते हैं। चिनाई में वी आकार के नजर आते हैं, इसे बोलते हैं चैम्फर्ड एस्लर मशीनरी। रफ टूल्ड एस्लर मशीनरी के जोड़, रफ टूल्ड एस्लर मशीनरी के जोड़ 6 सेंटीमीटर अधिक मोटे नहीं होने चाहिए। उत्तम श्रेणी के, मतलब टॉप क्लास के भवनों और महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग संरचनाओं के लिए यूज किया जाता है तथा पत्थरों की गढ़ाई करके मसाले के साथ दीवार में लगाते हैं, वो होता है एस्लर मशीनरी। भाई उत्तम श्रेणी के भवनों में, इंजीनियरिंग संरचना में कौन सी चिनाई प्रयोग करते हैं पत्थर की? एस्लर मशीनरी। एस्लर याद रखना। नेक्स्ट, कोई भी पत्थर 30 सेंटीमीटर से कम मोटा नहीं होना चाहिए तथा लंबाई जो है मोटाई का 2 से 3 गुना होनी चाहिए, उसे बोलते हैं फाइन एस्लर मशीनरी। क्योंकि फाइन एस्लर मशीनरी में कोई भी पत्थर 3 सेंटीमीटर से कम छोटा मोटा नहीं होता, और जो लंबाई होती है पत्थर की वो मोटाई का 2 से 3 गुना होती है, उसे बोलते हैं फाइन एस्लर मशीनरी। इस चिनाई में रद्दे स्पष्ट और ठीक ढंग से लगाए जाते हैं, परंतु पत्थरों की माप और आकृति समान नहीं होती है। मतलब आप देखो, रद्दा तो एक्यूरेट सही से लगाओगे, रद्दे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पत्थरों का साइज खराब होगा, उसे बोलते हैं कोर्स्ड रबल मशीनरी। नेक्स्ट, इस प्रकार की चिनाई में असमान आकार व माप के पत्थरों का यूज करते हैं, ठीक है, था इस चिनाई में पत्थर किसी व्यवस्थित ढंग से नहीं लगाते जाते। देखो इसमें क्या था, इसमें पत्थर भी साइज के नहीं है और आपने रद्दा भी सही नहीं लगाया व्यवस्थित तरीके से, उसे बोलते हैं अनकोर्स्ड रबल मशीनरी। ऊपर वाले में क्या था? ऊपर वाले में तो पत्थर का साइज नहीं था, मान रहे हैं, लेकिन भाई उन पत्थरों को सही क्रम में लगाया गया था ना, रद्दे उसकी ठीक थे, ठीक है। देखो ठीक है ना, इस चिनाई में रद्दे स्पष्ट और ठीक ढंग से लगाए जाते हैं, पत्थर चाहे किसी भी आकृति का हो, उसे बोलते हैं कोर्स्ड रबल मशीनरी। यहीं अगर पत्थर तो न तो पत्थर ढंग से लगाए गए हैं और पत्थर का साइज भी समान नहीं, तो अनकोर्स्ड रबल मशीनरी कहलाती है। ईंट चिनाई निर्माण में बुलडोज ब्रिक का यूज कहाँ किया जाता है? तो बुलडोज ब्रिक का यूज हमेशा गोलाकार कोनिया बनाने में करते हैं, गोलाकार कोनिया बनाने में। नेक्स्ट,